अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और नरेंद्र मोदी सरकार पर एक और टैरिफ बम गिरा दिया है। भारत से इंपोर्ट होने वाली अशिया पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया गया है, जो मजमूई तौर पर अब 50% हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर भारी इजाफी टैरिफ आयद किया है। अमरीकी सदर का यह कहना था कि भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया है। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत अब चुकाना होगी। रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा भी मिलेगी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो रूस से रियायती कीमतों पर खाम तेल खरीद रहा है। भारत ने रूस यूक्रेन जंग पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज किया, लेकिन भारत की तेल की इंपोर्ट ने अमरीका को सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दिया। भारत और अमरीका के ताल्लुकात सख्त कशीदगी का शिकार हैं। ये नई पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब एक भारतीय सरकारी जरिए ने यह बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रवां माह के आखिर में 7 साल बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त को चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2019 में चीन का आखिरी दौरा किया था। भारत ने अमरीकी इक़दाम को गैर मुनसिफाना और गैर माकूल करार दे दिया है। अमरीकी सदर के टैरिफ बम के बाद भारतीय मईशत को बड़ा धचका लगा है। भारतीय मईशत गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो गई है। भारतीय तिजारती इदारों का यह कहना है कि टैरिफ में इजाफे से इंडियन टेक्सटाइल, जूता साजी, जेवरात की सनत शदीद मुतासर होगी। टैरिफ मईशत और तिजारत को मुतासर करेगा। बड़े पैमाने पर ऑर्डर मनसूख होने का भी खतरा है। भारत की एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर मुतासर हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने पर नरेंद्र मोदी ने खामोशी तोड़ दी है और एक बार फिर भारतीय अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों की फलाह व बहबूद सबसे अहम है। भारत अपने किसानों, डेयरी सेक्टर और माहीगीरों की फलाह व बहबूद पर कभी समझौता नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती तौर पर वो ये जानते हैं कि उन्हें इस चीज़ की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने मजीद क्या कहा, ज़रा देखिएगा। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर चीज़ पर झूठ का सहारा लेते हैं, जो फौरन बेनकाब हो जाता है। नरेंद्र मोदी अभी भी ये कह रहे हैं कि भारतीय किसानों का मफाद। हकीकत में उन्हें यह कहना चाहिए था कि गौतम अडानी का मफाद, मुकेश अंबानी का मफाद और मुझे फंडिंग करने वाले भारतीय सरमायाकारों का मफाद। लेकिन वो दरअसल भारतीय अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें हकायक पर पर्दा डालने की सिवा और कुछ नहीं है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर आयद किए गए 50% इजाफी टैरिफ को भारत के लिए शर्मिंदगी करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कमज़ोर और नाकाम हुक्मरान करार दे दिया है। राहुल गांधी ने मजीद ये कहा कि मोदी हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से भारत को सख्त इक़्तिसादी दबाव का सामना रहा है। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं, इसीलिए मोदी खामोश हैं। भारतीय मीडिया ने वजारत तिजारत के हवाले से यह बताया कि माली साल 2024-25 में भारत ने अमरीका को 86.5 अरब डॉलर की मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं, लेकिन अब नई टैरिफ पॉलिसी से टेक्सटाइल, मलबूसात, जवाहरात, चमड़े, केमिकल, मशीनरी और समंदरी खुराक के शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल और मलबूसात की भारतीय एक्सपोर्ट का हजम सालाना 10.3 अरब डॉलर है, जिसमें कॉटन, तौलिए, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल और फैशन अपैरल शामिल हैं। इसी तरह अमरीका को जवाहरात और जेवरात की एक्सपोर्ट, जो भारतीय एक्सपोर्ट इकोनॉमी का सतून समझी जाती है, सालाना 12 अरब डॉलर है। लेदर और जूतों की बरामदात 1.18 अरब डॉलर और केमिकल मसनूआत 2.34 अरब डॉलर की सतह पर हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी का शोबा अमरीका को 9 अरब डॉलर की बरामदात करता है, जबकि झींगे और दीगर सी फूड की एक्सपोर्ट 2.24 अरब डॉलर के करीब है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय बरामदी मईशत के लिए यह टैरिफ एक बड़ा झटका है। इसके बायस भारतीय मसनूआत वियतनाम और बांग्लादेश की सस्ती अशिया के मुकाबले में 30 से 35% महंगी हो जाएंगी। नए टैरिफ के ऐलान के साथ ही भारतीय रुपए की कदर में कमी आई है और बरामदात पर इन्हिसार करने वाली कंपनीज के शेयर्स भी गिर गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खरीदारों ने भारतीय ऑर्डर्स रोककर वियतनाम और बांग्लादेश को मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया है। भारत के चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर भारत की 8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। जैसे जैसे मुकम्मल टैरिफ लागू होगा, उसके असरात पूरे मुआशी निज़ाम पर महसूस किए जाएंगे।
अब भारत की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा इस टैरिफ पॉलिसी से मुतासिर होगी, और जो भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात हैं क्या होने जा रहा है, कितना ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है, भारत कहां तक जाकर अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, और जो भारत नई मार्केट्स अब तलाश करने की कोशिश कर रहा है जिसमें चीन है, यूरोप की मार्केट है, रशिया की मार्केट है, क्या भारत को वहां पर कोई कामयाबी मिल सकती है? जो नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने जा रहे हैं, क्या वहां पर उनको कोई कामयाबी मिलेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज़कियाकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि आलमी मंजर डांबे पर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। भारत और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। भारत के ऊपर जो अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है, भारत की मईशत को बड़ा धचका लगा है। और अमेरिकी सदर ने जब टैरिफ बम गिराया है, पूरे इस वक्त भारत के अंदर जो उनके तिजारती पार्टनर्स हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, सख्त परेशान हैं कि भारत की इकॉनमी का अब होने क्या जा रहा है। सर, आप क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं, किस तरह से भारत की इकॉनमी को अफेक्ट करेगा ये टैरिफ पॉलिसी, और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पर बुलाने का। दूसरी चीज, ये 50% टैरिफ जो है ये टेम्परेरी है। ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है ट्रंप की, जो उसने चाइना के साथ भी यूज की थी माजी में, और बहुत ही रिसेंट माजी में, कि 100% से ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए थे चंद चीजों के ऊपर। तो ये 50% टैरिफ पे तो कोई इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। ना इंडिया आकर दिखा सकता है कि ठीक है, इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम अपने लोगों के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे, और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और 1.4 बिलियन लोगों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और उन्होंने उसमें ये खुलेआम दबे लफ्जों में भी नहीं कहा था कि हम रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता। 50% टैरिफ के ऊपर इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, एब्सोल्युटली कोलैप्स हो जाएगी। और इतनी बड़ी इकोनॉमी का कोलैप्स होना एक कंटेजन क्रिएट कर देता है रीजन के अंदर। हम पे शायद इतना इफेक्ट इसलिए ना हो कि वी आर नॉट ट्रेड पार्टनर्स विद इंडिया, मगर जो दूसरे ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाइना है, दूसरा है, जैसे एक मुल्क दिवालिया होता है तो जिसका ट्रेड दूसरे मुल्क के साथ होता है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये होगा नहीं। ये नेगोशिएट करेंगे, बिहाइंड द सीन्स चल रहे होंगे, गिव एंड टेक होगा। आखिर में जीतेगा ट्रंप ही, क्योंकि वो ट्वीट पहले कर देता है इसलिए वो जीतेगा। अदर देन दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल वे। दूसरी चीज, पाकिस्तान को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बजाय अपनी अपॉर्चुनिटीज वैसे ही क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। 50% रहेगा नहीं। अगर 50% रहेगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद बन जाएगी, मगर हमें अपने इंडिजिनस इकोनॉमी की प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा करना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट की क्वालिटी को बेहतर कर सके, ब्रॉडर सिलेक्शन कर सके, एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू एडिशन कर सके, दूसरी चीजें कर सके। इस वक्त हम अमेरिका की गुड बुक्स में है, मगर जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा था ना, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। तो मतलब दुश्मनी खतरनाक है मगर दोस्ती मौत है। तो आई वुड टेक अमेरिकाज फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रंप हैज प्रूवन in such a short period of time कि he's not very stable as a person. He doesn't go by the regular diplomatic norms. कुछ भी ट्वीट कर देता है, इलॉन मस्क से लड़ लेता है, अपने ही अटॉर्नी जनरल को झूठा कह देता है जिसको उसने अपॉइंट किया था, तुलसी गबार्ड को कहता है कि उसकी रिपोर्ट सारी गलत थी। तो मतलब मेरी नजर में ही इज नॉट स्टेबल। तो एक अनस्टेबल इंसान के ऊपर भरोसा करके हमें चौड़ा नहीं सीना करके चलना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो अपने कार्ड्स हैं वो अलग रखने होंगे इस सारे मामले से। पाकिस्तान को अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, नई मार्केट्स तलाश करनी पड़ेंगी। आप ये कह रहे हैं कि भारत की जो इकॉनमी है, जो तबाहली का शिकार अब होने जा रही है, या जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है उनके इकनॉमिक एक्सपर्ट्स की जानिब से भी, पाकिस्तान को उस पर रिलाई नहीं करना, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी है। देखिए, अमूमन कंपटीशन में यही होता है और यही होना चाहिए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी कभी आती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 50% टैरिफ नहीं रहेगा, ये रिवर्स होना पड़ेगा। आज नहीं, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ये मामला दोनों ममालिक सेटल कर लेंगे। इसमें हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं इस वक्त। मैं ये कह रहा हूं, हमें अपॉर्चुनिटीज अलग से बनानी है अपनी। अमेरिका से ही बनाए, चाहे किसी से भी बनाए, मगर हमें अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। किसी की मौत का जश्न हम नहीं मना सकते, क्योंकि ये मौत है ही नहीं, ये टेम्परेरी बीमारी है। क्योंकि अमेरिका इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर आगे चल ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी हैव अ ह्यूज ट्रेड विद ईच अदर। प्लस आप इस तरीके के एडहॉक डिसीजंस नहीं ले सकते कि जी आपको रूस नहीं पसंद, रूस से कोई तेल खरीद रहा है तो रूस से तेल तो सालों से खरीद रहा है इंडिया, तो इस वक्त क्यों जाग रहा है अमेरिका? अमेरिका में प्रेसिडेंट की मर्जी थोड़ी चलनी चाहिए, पॉलिसी की मर्जी चलनी चाहिए ना। जो पॉलिसी रहे वही बरकरार रहनी चाहिए। तो इस वक्त ट्रंप को क्यों गुस्सा आ रहा है? चंद महीने पहले जब वो ट्रंप तो पुतिन की तारीफ कर रहे थे और ज़ेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस में बराबर बिठा के डांट रहे थे और कह रहे थे कि पुतिन इज माय फ्रेंड एंड ही विल स्टॉप द वॉर। अब ये कह रहे हैं कि पुतिन बहुत खराब है, उससे तेल तक ना खरीदें, और ज़ेलेंस्की का कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। तो ये दीज आर साइंस ऑफ एन अनस्टेबल माइंड। तो एक अनस्टेबल माइंड के ऊपर बड़ा आपका ये पॉइंट है कि सदर ट्रंप जो कहते हैं वो खुद ही रिवर्स भी कर देते हैं, उनकी बात पर इस तरह रिलाई किया नहीं जा सकता। मुनव्वर हुसैन साहब, आप क्या समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है इस मामले पे, उनकी जानिब से बयान सामने आया, हम वो करेंगे जो भारतीय किसानों के मफाद में होगा, हमारे डेयरी सेक्टर के मफाद में होगा। क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये मफाद गौतम अडानी का है और मुकेश अंबानी जैसे सरमायादारों का है? इसके अंदर जो वो रशिया से सस्ता तेल खरीद के फिर महंगे दामों भारतीय आवाम को ही बेच रहे हैं। भारत के साथ जो कुछ हो रहा है वो भारत की 3D पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। और जब मैं 3D पॉलिसी की बात करता हूं, उसमें डिप्लोमेसी जो कि कनिंग है, और दूसरा डिसीटिंग जो कि चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट से और मैकियावेली से वो लेते हैं, और डेमोनाइजिंग अदर्स। आप देखते हैं कि अब अमेरिका के खिलाफ भी एंटी अमेरिकनिज्म या ट्रंप साहब के खिलाफ बातें होती हैं, पाकिस्तान को भी डेमोनाइज करने की कोशिश, माजी में कनाडा को भी डेमोनाइज करने की कोशिश। उसका नतीजा ये है कि भारत खित्ते की सतह पर और ग्लोबल सतह पे तनहा होकर रह गया। आ जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली बात तो मैं ये कहूं कि उनके स्टीव विटकॉफ की जो कल मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, जिसमें यह मामला तय हुआ है कि दोनों सरबराह, यानी अमेरिका के सरबराह ट्रंप साहब और पुतिन साहब रशिया के सरबराह, उनकी चंद दिनों के अंदर मुलाकात होगी। कहाँ होगी ये खुफिया रखा गया है। दूसरा ये कि यूके के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब चले गए थे, वहां पे उन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स के साथ ये डिसाइड कर लिया है कि ज़ेलेंस्की को वो हटा के रहेंगे, और गालिबन यही कार्ड वो खेलेंगे प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि देखें, ये यूरोपियन यूनियन और नेटो के अंदर शामिल होना चाह रहा था, इसी को हम हटा रहे हैं, लिहाजा आप राजी हो जाएं। और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ये बड़ा क्लियर किया है कि जिन इलाकों पे वो कब्जा कर चुके हैं, अब वो रशिया का हिस्सा है, वो वापस नहीं लौटाए जाएंगे। लिहाजा ये तेल बेल का मामला जो है ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओवरऑल 3P पॉलिसीज है, और स्पेसिफिकली इंडिया के हवाले से, यानी प्रेशराइजिंग इंडिया, ताकि सिर्फ तेल का मामला नहीं है, अमेरिका के गुड्स उसके ऊपर 0% टैरिफ हो इंडियन मार्केट में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अमेरिका के बिजनेसमैन का शेयर होना चाहिए। पहला पी तो ये है। दूसरा पी है प्रोजेक्शन ऑफ अमेरिकन पावर, जब वो मल्टीलैटरलिज्म को तोड़ के 1-on-1 मीटिंग हर मुल्क के साथ कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो प्लेसिंग इंडिया टू इट्स राइट साइज, बिकॉज उन्होंने कहा कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खित्ते के अंदर,
तो लिहाजा उसको राइट साइज में लाने की जरूरत है। अब इससे कतई नजर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी या थीरी, जिसे हम मैडमैन थीरी या एक्शन कहते हैं, वो फायर बैक कर रही है। बिकॉज चाइना ने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने भी कहा हम रशिया से तेल खरीदेंगे और रशिया का जो बरामदात होता है तेल उसमें 50% चाइना खरीदता है और इंडिया ने भी इनकार कर दिया वो भी खरीदेंगे और 40% इंडिया खरीदता है और इंडिया 1.7 मिलियन बैरल ये रोजाना तेल खरीदता है और इंडिया को इससे 7 से 11 बिलियन डॉलर का मुनाफा हर साल होता है। तो लिहाजा इंडिया ने भी कहना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे एक और वजह भी है। दूसरी वजह जो मैं कहता हूं कि मैडमैन थ्योरी बैकफायर कर रही है, उसकी बुनियादी वजह खुद अमेरिका इनरिच यूरेनियम खरीदता है रशिया से अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए। फिर उसके जो पार्टनर है यूरोप में, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ये रशिया से एलएनजी अब भी खरीद रहे हैं और फिर ज़रूरी मसनूआत पे पाबंदी नहीं है और डुअल पर्पस की जो मशीनरी है वो रशिया को बेच रहे हैं। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा कि ये जो मैडमैन थ्योरी है ये बैकफायर करी है बिकॉज आज लूला दा सिल्वा जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उन्होंने राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए ये वाजे किया है कि वो इस मल्टीलैटरलिज्म को बचाएंगे और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर सारे मेंबर्स को कहेंगे कि कंसेंसस के साथ एक यूनिफाइड इंस्टांस ले, प्रेसिडेंट ट्रंप के यूनिलैटरल जो टैरिफ है एक्शन इसको रोकें। और वो कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म में आप इंस्टीट्यूशन पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब यूनिलैटरली उसको तोड़ के वन ऑन वन मीटिंग करते हैं, तो इसको हमें रोकना होगा। तो लिहाजा ये जो मैडमैन थ्योरी है या एक्शन है या डिप्लोमेसी है वो बैकफायर कर रही है। और मुनव्वर हुसैन साहब, जो 31 अगस्त को जो दौरा होने जा रहा है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चीन का, वो इस तमाम तर सूरत हाल में कितना इम्पोर्टेंट है? क्या भारत को चीन की जानिब से कोई स्पेस मिल सकती है या चाइना की जानिब से, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि चीन भी रशिया से तिजारत करता है तेल के मामले में, भारत भी कर रहा है, वो भी अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहे, तो क्या वहाँ पर भारत को कोई स्पेस मिल सकती है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज भारत का जो बिहेवियर है वो उस पर चाइना भी ट्रस्ट नहीं करता और रशिया भी ट्रस्ट नहीं करता। हालांकि दोनों बड़े पैमाने के ऊपर ट्रेड करते हैं। रशिया की ट्रेड इंडिया के साथ 68 बिलियन डॉलर्स की है, चाइना की तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स की। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की ट्रेड्स में इंडिया खसारे में, चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर का खसारा है और रशिया के साथ तकरीबन 63 बिलियन डॉलर्स का खसारा है। दूसरा एविडेंस मैं आपके सामने रखता चलूं कि परवीन साइनी जो कि डिफेंस एनालिस्ट है इंडिया के, उन्होंने आज ट्वीट की है और बड़ी मजेदार ट्वीट है। उस पर उन्होंने ये बात वाजे की है कि जो नरेंद्र मोदी साहब का जो विजिट है चाइना का एससीओ के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए, 7 सालों में दूसरी बार वो प्रेसिडेंट शी के साथ साइडलाइन पे मीटिंग करेंगे, लेकिन ये एक टैक्टिकल मूव है। और टैक्टिकल मूव इसलिए नहीं है कि अमेरिका को कंटेन किया जाए या ब्रिक्स के पॉलिसीज पर आमना और सदकना किया जाए, बल्कि ये टैक्टिकल मूव है कि 2026 में जो ब्रिक्स के सरबराही इजलास की तंजीम की जो सरबराही है वो भारत के पास आनी चाहिए। तो लिहाजा चाइना के बगैर ब्रिक्स कुछ भी नहीं है। तो चाइना को राजी करना और रशिया को राजी करना इसमें बिल्कुल वो चाहते हैं। इसके साथ साथ आज मैं एम्बेसडर जमीर अकरम साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने फरमाया कि हाई लेवल रशियन डेलीगेशन जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने वाजे किया पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कि वी नो कि इंडिया डुअल गेम खेल रहा है एंड वी डोंट ट्रस्ट इंडिया, और पाकिस्तान के साथ हम इंडिपेंडेंट ताल्लुकात चाहते हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि चाइना ने जो मदद की पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान, वो एक किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन थी कि कभी भी चाइना ट्रस्ट नहीं करता। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो गंगा सिविलाइजेशन है और कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है, इसमें बहुत बड़ा तजाद मिलता है। बिकॉज जो इंडस सिविलाइजेशन और कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन के अंदर एक बात बड़ी कॉमन है और वो ये कि ये दोनों सिविलाइजेशन ने जाकर बाहर किसी इलाके को जाके कॉलोनाइज नहीं किया। यही वजह है कि गंगा अखंड भारत की बात करता है, लेकिन चाइनीज ये नहीं कहते कि वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने जा रहे हैं या दुनिया में नया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम देने जा रहे हैं। तो लिहाजा यही वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड वैल्यूज नजर आती हैं, जबकि भारत और चाइना के दरमियान में इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक दूसरे के खिलाफ हैं।
और वैल्यूज भी एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। मीर मोहम्मद अली खान साहब, जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान को एक डील मिली है 19% पर फिक्स हो गया पाकिस्तान का टैरिफ, और जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका में ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स चाइना के साथ पाकिस्तान की ज़्यादा हैं। आपको इस वक्त लग रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में नई मार्केट्स भी तलाश कर रहा है? देखिए, 19% अच्छी चीज है कंपेयर टू 29% एंड 30% अदर्स, मगर ये भी ख्याल रखिए कि एक जमाने में 2.5% होती थी और जीएसपी के दौरान 0% भी थी। तो इस वक्त ट्रंप ने मौत की धमकी देके 2 हाथ काटे हैं, तो हम खुश हो रहे हैं कि हमारी जिंदगी बच गई। That's what 19% is। मगर हमारी प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़नी चाहिए एक्सपोर्ट की। अगर हमें 19% 10% दूसरों से कम मिला है, तो when it comes to hundreds of billions of dollars की अगर हमारी एक्सपोर्ट हो तो उसमें 10% is a lot of money। तो हमें देखिए, हम सिर्फ टेक्सटाइल के पीछे पड़े होते हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जब तक हम अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे कि यहाँ की पैदावार की जो पैदा की चीजें हैं उनको बेहतर नहीं करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे 0 टैरिफ पे भी अगर पूरी दुनिया हमें इनवाइट कर दे कल सुबह से, फर्ज कीजिए कल सुबह से कहते हैं कि 0 टैरिफ पे हम पाकिस्तान से चीजें इंपोर्ट करेंगे, क्या है आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए? चावल है क्या? चावल के अलावा क्या है? तो सॉक्स है, बनियाने हैं, बेडशीट्स है। उसके अलावा 240 मिलियन की पॉपुलेशन में हमारे पास तो 2500 चीजों की लिस्ट होनी चाहिए थी, 3000 चीजों की लिस्ट होनी चाहिए। और सर, जो चीजें हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी है, दूसरे ममालिक हमसे सस्ती बेच रहे हैं। उसी पे आ रहा था वो, इसलिए कि हमने कभी इंडिजिनस लोकल इकोनॉमी को वो फवायद ही नहीं पहुंचाए कि जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। पहले इंडिजिनस इकोनॉमी ग्रो होती है, फिर वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती है। दुनिया में यही मॉडल सारी दुनिया में चलता है। चाइना को देखिए, 748 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिविएट किया है उन्होंने बाय फर्स्ट एस्टैब्लिशिंग देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी। वो डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई कि उनके प्रोडक्ट्स पहले इतने अच्छे नहीं थे, फिर थोड़े बेहतर हुए, और अब बेहतर होके अब BYD जैसी गाड़ियां हैं जो कि टेस्ला से ज्यादा बिक रही है। 4.3 मिलियन गाड़ियां BYD ने बनाकर बेची है। तो मैं बार बार सालों से यही कहता आया हूं, अल्लाह का वास्ता एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमीज में नहीं होती, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, या इंडिजिनस इकोनॉमी को ग्रो करने के बाद आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर आते हैं। पहले मेहमान को घर बुलाने से पहले घर साफ किया जाता है। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर कीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कीजिए। आपने बिजली की यूनिट के पैसे इतने ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, कोई कंपेटिटिव एज नहीं रहा। सब्सिडीज देने के हमारे पास पैसे नहीं है, और मैं सब्सिडीज के वैसे भी खिलाफ हूँ कि इट शुड बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सब्सिडीज दे के इकोनॉमीज को नहीं चलाया जा सकता। तो हमारे पास चाइना जितने पैसे नहीं है, तो यहाँ की इकोनॉमी को पहले सही करें। उसके बाद आप अगर 30% टैरिफ पे भी बेच रहे होंगे ना, आपका माल इतना सस्ता यहाँ पे होगा कि आप 30% भी देख सकेंगे, 19% पे आप खुशी से उछलेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हसन जफर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब कि पूरी दुनिया में भी अगर आपका टैरिफ 0 कर दें एक्सपोर्ट का, तब भी पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे होगा? यहाँ पर लोकल जो इकोनॉमी आपकी वो बूस्ट नहीं कर रही, वो ग्रोथ नहीं कर रही, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे भी तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो मसनूआत है वो दीगर ममालिक से बड़ी महंगी होंगी, तो किस तरह से फिर वो आलमी मार्केट में अपनी जगह बना सकेगी? सर, फ़ायदा कैसे उठाएंगे अगर ये टैरिफ 19% भी हो गया है पाकिस्तान का? सर, ये जितने मर्जी फीसद कर दें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 9 सेंट पे मतलब एक बेयर मिनिमम लेवल है बिजली का रेट। चाइना में 6 सेंट के ऊपर है, ठीक है जी, उससे भी नीचे है। इंडिया में भी कुछ इस तरह 7-8% पे 7-8 सेंट के ऊपर है। तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? तो कंपटीशन का तो किस्सा आप छोड़ दें। और आपके यहाँ ट्रेंड लेबर का भी एक इशू है, तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इंडस्ट्री में कम्पीट कर सके। इसीलिए
हम बारहा ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने 3 चीजों पे डिजाइन करना है फ्यूचर में, एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे और टूरिज्म के ऊपर। इस तरफ तवज्जो दें। वो ट्रेन आप मिस कर चुके हैं। आपने कितनी और ट्रेनें मिस करनी है? एक ट्रेन आपने 91 में मिस की जब आपने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था, आप फिर शशोपंच का शिकार रहे। फिर दूसरी ट्रेन आई कि अब आप थोड़ी आप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री लगा लें अपने मुल्क में। ये ट्रेन आई थी आज से 10 साल पहले जब सीपैक स्टार्ट हुआ था। आप इकोनॉमिक जोन डेवलप कर लेते, अपना बिजली के ये मंसूबों को जरा स्ट्रीमलाइन कर लेते थे, आपने नहीं किया। अब आपके पास ये तीसरी अपॉर्चुनिटी आई है। ये दोनों ट्रेनें मिस हो गई हैं। अब इनके पीछे भागा जा सकता है और खुद को थकाया जा सकता है, इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। सो ये चैप्टर करें क्लोज। मेरे ख्याल है इस डिस्कशन से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो इसलिए नेक्स्ट चीज को टारगेट करें। अब जो डूएबल है उधर फोकस करें। डूएबल क्या है? ट्रेड, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा चौथी चीज का आपके यहाँ आपको स्कोप नहीं रहा तो अपनी इकोनॉमी को ऐसे डिजाइन कर लें कि ये ट्रेन, क्योंकि अब आप पिछली बातें कर करके उसको वो लकीर पीटेंगे तो अगली ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तो आप उस ट्रेन के पीछे भागना छोड़ें। जो अगली ट्रेन आने वाली है या जो आ चुकी है आप उस पर चढ़ने की बात करें। आप अब इस परेशानी में ना बैठेंगे जी वहां पे अब हम कंपटीशन। आप चाइना की प्रोडक्शन के साथ compete नहीं कर सकते, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। 3 सेंट पे भी वो अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। अब वो जिस तरह टेक्नोलॉजिकली आगे जा चुके हैं, डार्क फैक्ट्रीज आ गई हैं और एआई का किस्सा है। अभी कल इंडिया की खबर थी, एक वहां पे किसी फैक्ट्री में से किसी कंपनी में से 25,000 वर्कर्स उन्होंने निकाले हैं, जो आज से 150 साल पहले हुआ था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी और ट्रैक्टर आए थे और फार्म वर्कर्स बेरोजगार हुए थे। एआई भी अब बेरोजगार करेगी लोगों को। अपने आप को पोजीशन करें फॉर व्हाट इज अबाउट टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उधर पोजीशन करेंगे तो कुछ बचत हो जाएगी, वरना फिर इसी तरह एक के बाद एक ट्रेन मजीद मिस करते रहेंगे। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी चाहे ट्रेनें मिस करें। और सर एक चीज़ मैं ये समझता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दिएगा अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है, हम उस एफडीआई को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। सर ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। देखिए वो अब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आ गए हैं। मैं तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूं कि आपको इकोनॉमी को डायरेक्शन क्या देनी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डायरेक्शन का वक्त गुजर चुका है। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, किसी भी तरीके से किसी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बुला के हिसाब लगा के देख लीजिए। कोई मुझे समझा दे कि आपके यहाँ 13, 14, 15% के ऊपर बिजली है, उसके बाद और बहुत से मसाइल हैं। आपके एफबीआर का आपने जिक्र कर दिया, और भी 100 मसाइल हैं। कोई जमीनों के झगड़े, कोई ऐसे माहौल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज में इस्लामाबाद की और थिंक टैंक्स में डिस्कस हो सकता है। ऑन ग्राउंड इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जो चल रही है वो बेचारे किस तरह गरीब सर्वाइव कर रहे हैं। आए दिन वहां पे आपका कोई और डिपार्टमेंट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये नहीं हो सकता सर। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर हुसैन साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर हसन जफर साहब। जब तक पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की सिम जो है सही नहीं होगी, पाकिस्तान की मार्केट बढ़ेगी नहीं। आप क्या समझते हैं कि इतने सालों में पाकिस्तान ने जो इस खित्ते के करीब करीब ममालिक हैं वहाँ पर अपनी अच्छी मार्केट बनाने की कोशिश नहीं की है? अफ्रीका को टारगेट पाकिस्तान ने आज तक वैसे नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अफ्रीका एक बड़ी मार्केट हो सकती है। क्या अब हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं? पाकिस्तान नई मार्केट तलाश कर रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए? बात यह कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारी तवज्जो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ होती है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपका एलीट है वो ग्लोबल नॉर्थ की रोमांटिसिज्म में मुब्तला है। बच्चे वहीं पढ़वाता है, प्रॉपर्टियां वहीं रखता है, और अभी तो आजकल डिबेट भी हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि गालिबन आपके 5,000 से जायद जो आपकी ब्रोकरेट्स हैं उनके पास डुअल नेशनैलिटी है। तो लिहाजा ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जब आप किसी इलाके की रोमांटिसिज्म में मुब्तला हों तो फिर बाकी आप किसी और तरफ नहीं देखते। मिसाल के तौर पे इराक के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इराक कुछ भी अपना खुद नहीं बनाता, और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले साल मुझे मेरे जाना हुआ बगदाद यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के जो एयर कूलर्स हैं बड़े बड़े,
जो कि रोड्स के ऊपर रोड्स के माहौल को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मेड इन पाकिस्तान वहां पे चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये था कि पाकिस्तान यानी इस तरह की मसनूआत भी बना सकता है और उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है और वहां पे ज्यादातर कपड़ा टर्की से मैं देख रहा था, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी का जहां तक मामला है, तो ज्वेलरी के अंदर किसी वक्त पाकिस्तान ने दुनिया की मार्केट के अंदर पाकिस्तान की लीडिंग पोजीशन बिल्कुल। थी। अब हम बहुत उसमें भी पीछे रह गए। असल मसला यह है कि हमें रिफॉर्म करना होगा अपनी इकोनॉमी को। महबूब अलग साहब ने 7 सिंस लिखे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। उन्होंने एक जो सबसे अहम चीज बताई, उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ी ब्लंडर ये है कि वो हर दफा एक जो भी हुकूमत आती है नया इदारा बना देती है, नए प्रोग्राम बना देती है, नए इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर देती है। जो पुराने इदारे हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गिव अप कर देते हैं। बजाय ये कि उन पे जरा सी लागत लगा के उनको एफिशिएंट बनाएं, वो नहीं होता। दूसरा ये कि आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एलीट कैप्चरिंग आपको नजर आती है, उसमें उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए आपकी जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक होती जा रही है। और जब तक जिस सोसाइटी में मिडिल क्लास ऊपर नहीं आती, न उसकी इकोनॉमी पनपती है और न वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती। तो ये मुझे लगता है कि हमें एक थारो रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें सोसाइटी में भी, इकोनॉमी में भी, एजुकेशन के अंदर भी और पॉलिटी के अंदर भी हमें लानी होगी। गवर्नमेंट क्लेम तो कर रही है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, लेकिन उसका बजाय अब तक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें नजर नहीं आ रहा, सवाए ये कि चंद इंडिकेटर्स के अंदर जिसमें रेमिटेंसेस बढ़ गए और इसके साथ साथ आपने देखा थोड़े से आपके रिजर्व्स बढ़ गए, वो भी आपने कर्जे वगैरह लिए हुए, और या फिर आपकी चावल की जो एक्सपोर्ट है वो $5 बिलियन तक चली गई। तो इनके अलावा बाकी कोई अच्छी जो खबरें हैं वो कोई ज्यादा हमें नहीं आ रही। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही निशानदेही की गई इस प्रोग्राम के अंदर कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कॉस्टली होगी तो दुनिया के अंदर आप किस तरह से कम्पीट करेंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान में पीको साइकिल्स बनती थी, जी। पाकिस्तान का कारपेट दुनिया में बेचा जाता था, पाकिस्तान का कपड़ा जो अब बांग्लादेश से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लिहाजा बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हम बहुत आगे थे, जो कि हम पीछे रह गए हैं। हमें दोबारा काम करना होगा। आप तो अफ्रीका की बात करें, ये 4 घंटे के फ्लाइट के फासले पर इराक है, उसी की मार्केट को कैप्चर कर लें तो बहुत बड़ा फर्क आपके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुनव्वर हुसैन साहब, डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया और मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।